होती है। अगर रजिस्ट्री नहीं, डायरेक्ट इंतकाल है, जिस दिन इंतकाल होता है उस दिन से। और अगर उस जायदाद की फरोख्त ना रजिस्ट्री के जरिए होती है, ना म्यूटेशन के जरिए होती है, ना फर्द इंतकाल की शक्ल में होती है, ना रजिस्ट्री की शक्ल में होती है, तो जिस दिन उसको कब्ज़ा ख़रीदार को मिलता है, आपके सामने आता है कि कब्ज़ा लिया है, पूछा क्यों भाई आप इधर कैसे, वो कहता है मैंने ख़रीद ली। आपने उसी वक्त कहा उसके मुंह के सामने कि जनाब मैं तो इस पर शुफा करता हूँ। ये भी सिचुएशन है ना, क्या आपको पता ही नहीं एक ज़मीन का टुकड़ा आपके साथ लगता है, या आप उसमें शफ़ी शरीक हैं, या शफ़ी खलीत हैं, या शफ़ी जार हैं। आप वन फाइन मॉर्निंग जाते हैं, आपको वो फड्डेबाज बंदा उस ज़मीन पर नज़र आता है, आप उससे पूछते हैं कि भाई आप इधर कैसे, वो कहता है मैंने ये ज़मीन ख़रीद ली। आपके साथ 3 बंदे भी हैं, आपने उनके सामने कह दिया भाई मैंने ये ज़मीन ख़रीदी, उस दिन से 4 माह। और अगर ये तीनों चीज़ें आपके नॉलेज में नहीं है, ना सेल डीड की डेट आपके नॉलेज में है, ना म्यूटेशन की डेट आपके नॉलेज में है, ना कब्ज़े का आपको पता है कि कब्ज़ा उसके हुआ नहीं है, या अगर ये तीनों कंडीशंस नहीं है, तो फिर जिस दिन आपको नॉलेज मिलता है, जब आप तलबे मुआतबत करते हैं, उससे 4 माह के अंदर अंदर आप दावा दायर करेंगे। अब दावा दायर करने के बाद ये सारा कुछ आपने दावे में लिखना है, जो मैंने पहले बयान किया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये सारा कुछ दावे में आप लिखेंगे, लिखने के बाद आप उसके साथ सारे सबूत लगाएंगे तलबे इशाद के। अगर आपको सेल डीड मिल जाती है तो उसकी कॉपी, अगर आप म्यूटेशन मिल जाती है तो उसकी कॉपी, और जो बजरिया रजिस्ट्री आपने नोटिस भिजवाया है उसकी कॉपी। वो रजिस्ट्री विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू आप भिजवाते हैं, वो इनकारी वापस आती है, या वो सर्व होने के बाद एक्नॉलेजमेंट ड्यू का कार्ड आपके पास आता है, उसकी कॉपी साथ लगानी है। अब तो खैर हर जगह पे पोस्टल सर्विस मौजूद है, लेकिन जब मौजूद नहीं होती थी तो सिर्फ रजिस्ट्री जाती होती थी, उसने 2 हफ्ते का जो है ना वो डाक लेनी चले जानी, एक्नॉलेजमेंट ड्यू की फैसिलिटी नहीं होती थी, तो रजिस्ट्री भी चल जाती थी। लेकिन अब है लेकिन आपने रजिस्ट्री वो नोटिस करना है बजरिया पोस्ट ऑफिस, रजिस्ट्री विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। उसकी वजह कि ये एक रिकॉर्ड बेस्ड प्रोसेस है। कोरियर का क्यों नहीं कहा गया? कोरियर का इसलिए नहीं कहा गया कि रिकॉर्ड बेस्ड प्रोसेस नहीं है। डाकिये को मार्क होती है जब चले जाती है उसके इलाके में, डाकिया जो है वो परमानेंट एम्प्लॉई होता है, उनका गवर्नमेंट का मुलाजम होता है, वो जाता है, वो जो कुछ उसके साथ बीतता है वो आके बता देता है। उसको आप बतौर गवाह अदालत में भी बुला सकते हैं डाकिए को कि हाँ जी मैंने ये रजिस्ट्री ली थी, मैं गया था, फलां मुलाकी हुआ उसने वसूल की, या फलां मुलाकी हुआ उसने इनकार कर दिया। ये सारे कागजात साथ लगा के जब आप दावा दायर करते हैं तो उस दावा में नोटिस करने से पहले अदालत के पास 2 इख्तियारात हैं। या तो आपको फौरी तौर पर वो कहेगा कि 1/3 ज़रे सोम अदा करें। अगर आपने अपने दावे में कंफर्म नॉलेज शो किया है कि उस शख्स ने 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की, जितने की भी वो प्रॉपर्टी खरीद की है, तो अदालत उसका 1/3 कहेगी अदा करो। अदालत अब उसका 1/3 जो कहेगी अदा करो, अब यहां पे अदालत के पास डिस्क्रिशन है कि वो मुद्दत को कम या बढ़ा सकती है। लेकिन कानून में इस डिस्क्रिशन पे भी बेड़ियां डाल दी कि अदालत 30 दिन के अंदर अंदर ज़रे सौम जमा करवाने का हुक्म करेगी, 30 दिन से जायद मुद्दत नहीं देगी, एट मैक्सिमम 30 दिन। उसके बाद अदालत को इख्तियार ही नहीं दिया गया, 30 दिन के अंदर अंदर आपने ज़रे सोम जमा करवाना है। अब यहां पे एक मसला उठता है, आप कहते हैं जी मुझे उसके ज़रे बै का पता ही नहीं है, ये मालूम हुआ है कि उसने खरीद ली है, सेल डीड पे रकम नहीं है, किसी ज़माने में होता था ऐसा, डायरेक्ट म्यूटेशन हुई है, या सेल डीड हमारी दस्तरस में नहीं है, म्यूटेशन पे कोई कीमत नहीं लगी है, मुझे नहीं पता, लेकिन
फिर प्रोबेबल प्राइस अदालत मुकर्रर करेगी कि उस एरिया में 1 एकड़ की क्या कीमत है। लेकिन यह सारा प्रोसेस 30 दिन के अंदर अंदर होगा। 30 दिन से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। प्रोबेबल कीमत लगा के भी 1/3 आपको अदा करना पड़ेगा। अब यहां पे कुछ पेचीदगियां आती हैं। वो पेचीदगियां क्या है? मैंने आपको शुरू में कहा कि 80% दावाजात सिर्फ तंग करने के लिए होते हैं। अब ये ज़रे सोम 1/3 ऑफ द सेल प्राइस जमा करवाने का मकसद क्या है? नंबर 1 कि शुफा करने वाला संजीदा है, वो हकीकतन इस ज़मीन को ख़रीदना चाहता है। नंबर 2, अगर डिले डिफेंडेंट ख़रीदार की तरफ से हुआ तो उसका खमियाजा भी ख़रीदार को भुगतना पड़ेगा। अगर आपने प्लेंट में लिखा हुआ कि अगर बिला वजह तवालत दी गई कार्रवाई को तो मुझे कॉस्ट भी दी जाए। अब होता क्या है, जो 80% सिर्फ तंग करने के लिए, मसलन अब 5 एकड़ ज़मीन बिक गई, अब वो 5 एकड़ ज़मीन 90 लाख की थी, अब 30 लाख रुपया उसने जमा करवा दिया। अब ख़रीदार को टेंशन तो हो गई कि मैंने ये प्रॉपर्टी ख़रीद की है, मैंने दिन दिहाड़े ख़रीद की, सारे गांव को पता है, ख़रीदने से पहले मैं 10 चक्कर लगाए, ये किया वो किया, मैंने ये सारा कुछ सिलसिलाकार किया, लेकिन ये इसने फिर शुफा कर दिया। वो उसके घर के भी चक्कर लगा रहा है कि चौधरी साहब ये क्या कर दिया आपने, मैंने तो आपको बताया था, आप कहते हैं मुझे पता नहीं था, मैंने तो आपको पूछ के ही ये ज़मीन ख़रीदी थी या आपके सबके नॉलेज में था। अब चौधरी साहब का मन राज़ी हो गया कि भाई इसको मैंने खूब तंग कर लिया। अब वकील को कह रहे हैं कि वकील साहब किसी तरह इंज करो कि पैसे मैं कढ़ा ला तो कन्नो कन किसी को खबर ना होवे। अब वो पैसे निकलवा लेता है, नहीं पता चलता, मुमकिन नहीं है लेकिन हो कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि जिसमें नहीं पता चला, उसने निकलवा लिए। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम मुकदमा चल रहा है, मुकदमा उसके हक में जा रहा है, ऑल ऑफ ए सडन अश्योरेंस आ जाती है कि नहीं जी मुकदमा चौधरी साहब तुसी जित गए हो। अब चौधरी साहब को होश आता है कि 5 साल गुजरने के बाद मैं मुकदमा जीतने के करीब हूं। 5 साल पहले जिस प्रॉपर्टी की कीमत 90 लाख थी अब 2 करोड़ 90 लाख हो गई है। वो जल्दी से जाता है ट्रेजरी में अट्टी सट्टी लगा के 30 लाख रुपया जमा करवा देता है। 30 लाख रुपया जमा करवाते फंस जाता है, नहीं फंसता, करवा देता है, दावा डिग्री हो जाता है। डिग्री होने के बाद उसकी सेल डीड कैंसिल हो जाती है, इसको सब कुछ मिल जाता है। वो जब पैसे निकलवाने जाता है खरीदार तो उसको वो बताता है कि जनाब ये पैसे तो इस तारीख को जमा हुए हैं। वो कहता है ये तो 5 साल से मुकदमा चल रहा है, ये साल पहले पैसे इसमें कैसे जमा हो गए। वो प्रोबिन करता है, पता चलता है जनाब के पैसे पहले निकलवा लिए थे, जब मुकदमा आखिर तक पहुंचा, जीतने के करीब हुआ तो उसने दोबारा जमा करवा दिया। वो फौरी तौर पर अदालत में जाएगा, वो कहेगा जनाब इसने तो ज़रे सोम निकलवा लिया था। वो ट्रेजरी से रिकॉर्ड मंगवा लिया जाएगा, रिपोर्ट मंगवा ली जाएगी, और जब यह साबित हो जाएगा कि यह रकम निकलवा ली गई थी, खा दोबारा जमा करवा दी गई, अगर रकम निकलवा ली गई थी तो वो सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा। वो जायदाद दोबारा उसी खरीदार को मिल जाएगी जिसने पहले खरीदी थी। ज़रे सोम जब तक फाइनली फैसला नहीं हो जाता, फाइनली फैसला से क्या मुराद, जब जो फैसला किया गया है वो फाइनलिटी इख्तियार कर ले, हतमी शक्ल इख्तियार कर ले कि अब इसके खिलाफ ना अपील हो सकती है, ना निगरानी हो सकती है, ना रिट हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। अब ये चीज़ें मैंने प्रिसाइजली आपको बता दी कि शुफादार कौन कौन हो सकते हैं, प्रीएम्प्टर कौन कौन हो सकता है, क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे शुफा हो सकता है, कौन कौन सी तलबे हैं। तमाम तलबे पूरी करने के बाद, दावा दायर होने के बाद ज़रे सोम का, अब इसको प्रिसाइजली बताने के बाद अब थोड़ा सा मैं इसकी तफसील में जाऊंगा।
वो तफसील है शहादत